हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप कुवैत आने काम करने के लिए या फैमिली विज़िट या कुवैत घूमने आना चाहते हैं या कुवैत के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप घूमने के लिए आ सकते हैं और क्या क्या वीज़ा कैटेगरी होती है यहाँ पे, किस किस टाइप के वीज़ास होते हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको फुल डिटेल पता चल जाए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे क्या होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे कुवैत में वीज़ा किस टाइप के वीज़ास होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कुवैत में 3 टाइप के वीज़ास होते हैं। फर्स्ट, जैसे आप अगर काम करने के पर्पज़ से आना चाह रहे हो, जॉब के पर्पज़ से, उसके लिए आपको कंपनी वीज़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्क वीज़ा देखना पड़ेगा। वो वर्क वीज़ा आर्टिकल 18 के नाम से होता है, जो इसमें कि आप काम कर सकते हो आके कंपनी के अंडर में। एम्प्लॉयमेंट, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा वो होता है, उसका आर्टिकल 18 होता है। उसमें कंपनी में काम कर सकते हो और बाकी जितनी भी कंपनी रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी जॉब के पर्पज़ से अगर आपको आना है तो आपको वीज़ा 18 होता है यहाँ पे, आर्टिकल 18 नाम का एक वीज़ा होता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क वीज़ा। डोमेस्टिक वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जैसे जो हाउस ड्राइवर होते हैं, घर के अंदर का काम करते हैं, जो खादिम होते हैं, मतलब हाउस ड्राइवर हो गए, मेड हो गए, जो घर के अंदर काम करेंगे तो उनका वीज़ा डोमेस्टिक वीज़ा लगता है। डोमेस्टिक वर्किंग वीज़ा होता है, वो सिर्फ उसका आर्टिकल होता है 20 नंबर। तो वो बाहर काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ जैसे सपोज किसी कोईती ने उनको वीज़ा निकाला अपने घर के पर्सनल ड्राइवर के लिए, तो वो पर्सनल ड्राइवर का ही काम करेगा। वो बाहर किसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता। वो सीधा सीधा जो आया है, जिस घर में आया है उस घर में ही उसी कफिल, सेम कफिल के नाम पे वो घर पे ही काम करेगा। तो ये नंबर होता है यहाँ पे विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा तो सिर्फ जानते हैं जैसे कि विजिट वीज़ा नाम ही है, यहाँ पे सिर्फ आप इस वीज़े पे घूमने पे आ सकते हैं। ये नहीं आप सोचिए कि हम विजिट वीज़ा ले लें और यहाँ आके जॉब अप्लाई कर दें। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आप फिर उसको बैंड कर दिए जाओगे, कहीं नहीं जा सकते फिर। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप विजिट वीज़ा लेते हो तो सिर्फ विजिट वीज़ा, आप यहाँ आओ, यहाँ घूमो फिरो, यहाँ कोई एक्सप्लोर करो, उसके लिए है। ठीक है, अगर आपको काम करना है तो आप आर्टिकल 18 वीज़ा के लिए अप्लाई करो। नहीं तो जैसे अगर आपको किसी हाउस ड्राइवर में या कोई मेड के पर्पज़ से काम करना है तो वो उसके लिए आप आर्टिकल 20 वीज़ा अप्लाई करो। और अगर आपको घूमना है, एक्सप्लोर करना है, खाली ऐसे ही आना है, घूमना है, देखना है कुवैत कैसा है, यहाँ के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप विजिट वीज़ा अप्लाई करो। अब हम बात करते हैं कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप डायरेक्टली, जैसे आप एक टारगेट कर लो कि आपको कौन सी जॉब करनी है, उस जॉब से रिलेटेड सर्च करो, कंपनी सर्च करो। बहुत से जगह पे मिल जाती है, वो उनके बारे में पता करो कि वो कंपनी कहाँ है, क्या रजिस्टर्ड, तो उनको मेल करो। अगर आपको रिक्वायरमेंट उनको लगी तो वो आपको मेल ऑफर करेंगे। एक ये ज़रिया होता है कि आप डायरेक्ट अपना वीज़ा अप्लाई करो। एक वो प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंसी, अगर आपकी इंडिया में या आप कहीं से भी देख रहे हो, आपके वहाँ पे कंसल्टेंसीज है, जो अच्छी कंसल्टेंसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कंसल्टेंसी पे जाओ आप तो सबसे पहले उस कंसल्टेंसी को वेरीफाई कर लो, समझ लो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लेना, क्योंकि एजेंट और कंसल्टेंसी में थोड़ा फ्रॉड का भी थोड़ा रिस्क रहता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आप इसको हैंडल करना। ये आपके ऊपर है कि आप उसको वेरीफाई कर लो, आप समझ लो, तब उस पर आप ट्रस्ट करके अपना प्रोसेस कर सकते हो। दो तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं जैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा इशू हो गया। फॉर एग्जांपल, चाहे आप डायरेक्टली वीज़ा आपका इशू हुआ हो कंपनी के ज़रिए या किसी एजेंट के ज़रिए आपका वीज़ा इशू हुआ हो, जब भी आपके पास वीज़ा आए तो आप सबसे पहले वीज़ा वेरीफाई करो। आप कुवैत की वेबसाइट, कुवैत वीज़ा नाम की एक वेबसाइट है, पोर्टल भी है, आप उस पर जाके अपना जो एजेंट या कंपनी ने जो भी आपको वीज़ा भेजा होगा, उस वीज़े को सारे नंबर से लेके, रेफरेंस नंबर और सबको लेके आप वीज़ा वेरीफाई करो कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो क्या वीज़ा वही है, आप जिस काम के लिए जा रहे हो काम वही है। हर चीज़ आप आप जो है उसको वेरीफाई कर लो, तब उसके बाद आगे का प्रोसेस करो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे होते हैं, एजेंट या कुछ भी
फ्रॉड बहुत होता है इन सब चीज़ों में। तो इसके लिए आप बहुत ही केयरफुल होकर काम करें, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, जब तक आपको पूरी समझ ना हो, पूरा आप कंफर्म ना हो, तब तक आप स्टेप आगे मत बढ़ाना। बात करते हैं कि जैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा आ गया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। वीज़ा अप्लाई करने के जब वीज़ा आ जाए तो सबसे पहले तो आप उसको वेरीफाई करो। आपने वेरीफाई कर लिया, हाँ सब कुछ ठीक है, ओके है, तो आप उसके बाद आपको करना होगा सबसे पहली चीज़ मेडिकल अप्लाई करना होगा। मेडिकल आप इंडिया में अप्लाई करो, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट जैसे नॉर्मल मेडिकल टेस्ट, ब्लड, एक्सरे, HIV, TB, ये सब लेके सबका पूरा टेस्ट होगा आपका, वो होगा। उसके बाद आपका PCC होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको वीज़ा के स्टैंपिंग कराना होगा। सबसे पहले मेडिकल आप करा लो, मेडिकल जैसे फिट हो गए उसके बाद आप PCC तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो। उसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है। जैसे आपको अगर पता है कि मेरा वीज़ा सपोज 15-20 दिन में आ जाएगा, तो आप PCC के लिए अप्लाई पहले भी कर सकते हो। तो वो 3 महीने की वैलिडिटी होती है। तो जैसे आपने मेडिकल करा लिया, आपकी PCC भी रेडी है, तो आप मेडिकल और PCC दोनों चीज़ जब आपके पास रहेगी, मेडिकल की रिपोर्ट, PCC की रिपोर्ट, दोनों चीज़ जब आपके पास रहेगी, तब आपका स्टैंपिंग के लिए जाएगा। अदरवाइज़ अगर जैसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ तो आपकी स्टैंपिंग नहीं होगी। तो दोनों डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद तब आपका स्टैंपिंग के लिए वो भेजा जाएगा, कुवैत एम्बेसी में भेजा जाएगा। वह एम्बेसी में जाने के बाद वहाँ पे वीज़ा आपका स्टैंप होगा। फिर उसके बाद आप जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाए, तब उसके बाद आप टिकट के लिए अप्लाई करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी ने वीज़ा स्टैंप के लिए भेज दिया और टिकट कर लेता है। नहीं भाई, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जब तक आपका वीज़ा स्टैंप ना हो जाए तब तक आप टिकट मत करना, क्योंकि बहुत ऐसे रैंडमली ऐसे केस हो जाते हैं कि वीज़ा की स्टैंपिंग के लिए भेजा, स्टैंपिंग कोई भी रीज़न से नहीं हो पाई, या आपको स्टैंप हो गया और आपको डिलीवर नहीं हो पाया, आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आया और आपने टिकट कर लिया, तो उसके कैंसिल करना या फिर उसके टिकट आगे बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सब का थोड़ा रिस्क रहता है। तो जब तक आपके पास कंफर्म ना हो जाए कि हाँ आपका स्टैंप हो गया है, आपको एजेंट कह दे कि हाँ पासपोर्ट मुझे रिसीव हो गया, या आपको रिसीव हो जाए, आप टिकट मत करो, ये थोड़ा सेफ जोन में रहा जाता है। इसमें आप अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा आप सेफ रहेंगे। तो जैसे आपने टिकट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बात करते हैं कि जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि जैसे अगर हमें कोई जॉब के लिए आना है, जॉब करने जाना है हमें बाहर कुवैत में या कहीं भी, तो कितना खर्चा आ जाएगा। तो देखिए, खर्चे का कुछ भी कहा नहीं जा, रफली आइडिया दे सकता हूँ कि जैसे आप PCC कराओगे तो उसकी मोस्टली 500 नॉर्मल पासपोर्ट सेवा केंद्र की 500 नॉर्मल फ़ीस होती है, ये तो पता है आपको सबको। PCC की फ़ीस वो उसमें 500 रुपये लगेगा। उसके बाद मेडिकल का जो वहाँ इंडिया में रेट होता है वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये मेडिकल का रेट होता है, वो हो गया। अब 20-25 हज़ार रुपये का आप टिकट मान लो, बस ये। अब वीज़ा आप कंपनी से अप्लाई करते हो, डायरेक्ट करते हो, क्या है कैसे, वो आपके ऊपर है, वो आप देख लेना। और आप उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो किसका कितना बजट आता है। मतलब हर चीज़ का अलग अलग होता है, तो इसमें कुछ मैं बता नहीं सकता। बात करते हैं कि जैसे आपका सारा काम हो गया, अब आपको क्या करना है। अब आपको टिकट है आपका, जैसे 2 दिन बाद टिकट, 3 दिन बाद है, तो आप इंश्योर कर लो। जैसे आपको अगर डायरेक्ट आपसे आया है वीज़ा, तो आप उससे कंफर्म कर लो कि मैं कुवैत एयरपोर्ट पे जब लैंड कर जाऊंगा तो मुझे रिसीव करने कौन आएगा, कैसे आएगा। और या तो अगर आप किसी कंसल्टेंसी एजेंट से हो तो उससे कंफर्म कर लो कि जब मैं कुवैत एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तो मुझे कौन रिसीव करने आएगा, कैसे क्या रहेगा। अपनी टाइमिंग डिटेल सब बता दो, ताकि आप जब लैंड करो तो वो आपको रिसीव करने एक बंदा वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि वहाँ जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास नसीम होगा ना कुछ होगा, तो बहुत सी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप नंबर लेके रखो सामने वाले का, जो अभी आपको रिसीव करने आए, जो भी वहाँ पे हो उसका नंबर लेके रखो, ताकि आप वहाँ लैंड करने के बाद आप उसको इन्फॉर्म कर सको कि हाँ आप आ गए हो, मुझे रिसीव करने के लिए मैं बाहर जब निकलूँगा तो बता दूँगा। ऐसा होता है। और दूसरी बात, जो ये सिर्फ कंपनी वीज़ा के लिए है। जैसे कंपनी वीज़े के लिए जो वर्क वीज़े में जाते हैं, आर्टिकल 18 जो बताया था मैंने, उसमें जो जाते हैं वही, उनको ही कोई रिसीव करने कोई बाहर का बंदा या कंपनी का बंदा आके उनको लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप 20 नंबर वीज़ा में हो, जैसे खादिम घर के अंदर काम करने में हो, तो उसके अलग शर्त है। उसकी शर्त ये है कि वो जिस घर में आपका वीज़ा निकला होगा उसी घर का कोई बंदा आएगा, तो कोई भी कफील या कफील का कोई भी रिलेटिव आएगा, और आपको फिर वहाँ पे वेरीफाई करना होगा, तब वो आपको लेके जाएगा। ये भी एक लंबा प्रोसेस है। ये तो हो गया इंडिया से कुवैत आने का प्रोसेस। अब मैं बताऊंगा कि इंडिया से जब कुवैत आप आ गए, जैसे कुवैत आने के बाद आपका क्या होगा। कुवैत आने के बाद जैसे आप चाहे कंपनी वीज़ा पे आओ या घर में आओ,
तो उसमें सबसे पहले आपको 1 दिन बाद आपको मेडिकल करवाने यहाँ भी जाना पड़ता है। तो ये नहीं कि आपने वहाँ करा लिया तो आपको यहाँ मेडिकल नहीं होगा, नहीं, वो अलग है इंडिया का मेडिकल, यहाँ का मेडिकल अलग है। यहाँ भी आपको एक बार मेडिकल कराना पड़ेगा पूरा सेम। उसके बाद जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तब आपका सिविल आईडी यानी अकामा लगेगा। जब अकामा लगेगा उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे, और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर आपका सारा प्रोसेस धीरे धीरे होगा। सबका मुझे उम्मीद है कि आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसको आपको डायरेक्टली जवाब दूंगा। कैसे आप में क्या और आगे प्रोसेस करना है, किस चीज़ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा और पूरी डिटेल आपको दूंगा, कैसे आपको गाइड करूँगा धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर ये वीडियो काम की लगी तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिले आगे नए नए और वीडियो बनाने की हिम्मत आ सके। मैं और भी कोशिश करूँगा इसके बारे में पूरा कवर करने की, कैसे आपको क्या और नॉलेज दे सकता हूँ यहाँ के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।